सीरीज में हम लेके आ गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। केमिकल रिएक्शन देखते ही आप लोग के तोते उड़ जाते हैं। माइंड मैप में सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर देंगे कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें होती है। हेलो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल एट रैंक प्लस। हियर आई एम आंचल गुप्ता, ये केमिस्ट्री मेंटर। और माइंड मैप सीरीज में हम लेके आ गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका दिमाग घुमा देते हैं, जैसे कि मेटलर्जी एंड ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन देखते ही आप लोग के तोते उड़ जाते हैं, बट टेंशन मत लो, बहुत ही ईजी तरीके से हम इस माइंड मैप में सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर देंगे। अगेन मैं एक चीज क्लैरिटी देना चाह रही हूँ, डिटेल डिस्कशन अगर आपको देखना है तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का पड़ा हुआ है एपिसोड्स, और बोल सकते हैं आपके पास पड़े हुए हैं लेक्चर्स, उनको जाके देख लीजिए एंड वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है ना कि माइंड मैप का मतलब है कि बता दिया, डॉट कनेक्ट कर दिए। अब डॉट में जो लाइन बननी है उसके लिए थोड़े कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके लिए आप डिटेल देख सकते हो लेक्चर को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल में क्या क्या होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल क्या है एंड नॉन मेटल क्या है। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये बेसिक डेफिनेशन में पता होती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हमें पता है दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो मेटल को हम बोल सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम बोल सकते हैं आउटर अपीयरेंस या उनके कंपोजिशन को हटा के अदर थिंग्स पे डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, हाउ दे रिएक्ट। ये दोनों के लिए ओके ये दोनों के लिए, मेटल के लिए, नॉन मेटल दोनों के लिए है। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर मेटल की, तो मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये है हमारे पास मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कि यहाँ पे ये हार्डनेस होता है, ये हार्ड होते हैं नेचर में। मेटल को आपने देखा है वो हार्ड इन नेचर होते हैं। स्नॉरिटी का मतलब होता है कि अगर उनको मारेंगे टक तो वो क्या आएगी, घनघनाहट की आवाज आएगी। हम बोल सकते हैं कि वहां पे टन की आवाज आएगी, दैट्स अ स्नॉरिटी। स्नॉरस इन नेचर होते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि भैया उनको हम ठोक पिटाई करके शीट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मेलेबिलिटी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। यस ये कर सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। और अलग हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या आयन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। तो यस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी का मतलब होता है खींच के वायर का फॉर्मेशन कर देना, वायर बन जाना या वायर बनाने के लिए काबिलियत रखने वाला, तो ये होता है डक्टिलिटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। खाना बनाने के लिए देखा है आपने, बर्तन किसके बने होते हैं, आपके मेटल के बने होते हैं। क्यों, खाना पूरी तरह पक पाए। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि अगर मान लो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती मेटल में तो खाना जल जाएगा ना, एक ही जगह पक रहा है, पूरा खाना पकेगा ही नहीं। तो इसलिए बेटा यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है इनमें। एंड लस्टीरियस इन नेचर होते हैं, मतलब इनमें शाइन होती है, चमक होती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके मेटल्स की। सिमिलरली देखते हैं जिसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल का, पहले वो खत्म कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी में हम स्विच करेंगे। तो अगर मैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करती हूं तो ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल इन नेचर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इनको मारूंगी तो ये क्या होंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, बिखरने का इनको शौक है बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, नॉन लस्टीरियस होते, चमकदार नहीं होते, डल होते। बट यस यहाँ पे एक्सेप्शन पार्ट होता है हमारे पास, जैसे कि ग्रेफाइट एंड आयोडाइड, ये एक्सेप्शन पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है ना, तो बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ भी हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं वहां पे जब बॉन्डिंग होती है, स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे फ्री हो जाता है, तो इसलिए वहां पे कंडक्टिविटी शो करता है वो। नॉन स्नॉरस इन नेचर होते हैं। नॉन स्नॉरस होते हैं भाई, इनसे झंझनाहट या घनघनाहट की आवाज नहीं आती है। सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ये कॉमा लगा लेना इस करके, ठीक है। सॉफ्ट इन नेचर होते हैं ये, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट ग्रेफाइट का हाई होता है। एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसमें एग्जिस्ट करते हैं। ये मोस्टली किसमें करते हैं बेटा, यहाँ पे हमने देखा है कि सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस में करते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन पार्ट है, दैट इज मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी आपका एक्सेप्शन पार्ट है। गैलियम, सीजियम ये नहीं है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। अब ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जरा केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। अब भैया स्टार टॉपिक और यहाँ पे आई थिंक अब ये विजिबल होगा आप लोगों को प्रॉपरली। ठीक है, ये रहा रिएक्शन ऑफ मैटर विद ऑक्सीजन। हमें पता है एक चीज, अच्छा एक चीज देख लो, रिएक्टिविटी सीरीज।
ये जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ये बेटा बनाई गई थी, कैसे बनी होगी ये, जब बनी तो कैसे बनी, ये इनकी केमिकल रिएक्शन के बेसिस में बनाई गई। हमने कहा कि एक बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा लेते हैं, एक बार एसिड से, एक बार पानी से, देखते हैं कौन कितनी जल्दी करता है, उसके हिसाब से हम इनको पोजीशन दे देंगे। जब ये रिएक्शन हुई उसके बाद ये सीरीज बनी थी। अब हम लोग जान चुके हैं, हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें लगता है कि ये तो अलग चीज है। नहीं, ये केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही रखे गए थे, उसके हिसाब से ही बनाए गए थे, उसके हिसाब से इनकी रिएक्टिविटी फाइंड आउट की गई थी। इसमें हाइड्रोजन इसलिए प्रेजेंट होता है, मैं बता देती हूँ, ये नॉन मेटल है बट यस यहाँ पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मेटल की तरह ये प्रॉपर्टी रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए यहाँ पे होता है। तो ये आपको याद करना है। अब जल्दी से यहाँ पे आते हैं। अब हमें पता है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बेसिस पे यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे। हमने कहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, हमें पता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो जल्दी रिएक्ट कर रहे होंगे। तो सोडियम हो गया, सोडियम तो कहीं भी ऐसे खुला छोड़ दोगे रिएक्ट कर जाएगा, पोटेशियम खुला छोड़ दोगे रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए उनको केरोसिन में रखा जाता है। ओके, तो ये क्या ऑक्सीजन से बहुत जल्दी आराम से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, अब मैग्नीशियम और जिंक जो है वो रिएक्टिव है बट बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, इनको हीटिंग देनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, याद आया कुछ? बिल्कुल वही। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगर मैं आयरन एंड कॉपर की बात करती हूँ तो वो भैया जल्दी रिएक्ट नहीं करते, उनके लिए प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, मतलब कि लगातार हीट करना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस किसके बेसिस पे आया? रिएक्टिविटी के बेसिस पे तो आया ना बेटा। जो हाईली रिएक्टिव थे वो आराम से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर गए, जो मॉडरेटली रिएक्टिव थे उनको थोड़ा हीट किया, जो लेस रिएक्टिव थे उनको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ गया। अब बात करते हैं वाटर के साथ। तो पानी भी बेटा हम लोग क्या 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे पानी में भी 3 तरीके इस्तेमाल करेंगे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम फॉर्म में। कोल्ड वाटर उन मैटर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी इतनी हाई है कि भाई अगर उसमें हम स्टीम डाल देंगे तो रिएक्शन कितनी विग्रस होगी समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे यही होता है, जैसे सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करें। क्यों? क्योंकि हमें रिएक्शन को थोड़ा आराम से करना है, ऑल्दो फिर भी बहुत विग्रस होगी लेकिन हमें फिर भी आराम से करना है, इसलिए ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम जो होता है वो भी रिएक्टिव मेटल होता है एंड यहाँ पे भी बेटा हम लोग कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक है, दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बट यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम के केस में इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि हाइड्रोजन को वो जला देती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपको दिखती है कि अरे भाई आग लग रही, विग्रेस हो रही है रिएक्शन। कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, एनर्जी यहाँ भी प्रोड्यूस होती है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बट इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को जला पाए एंड इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आपका फ्लोट करने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है बबल्स बनाते हुए, तो सरफेस पे चिपक जाती है और ये फ्लोट करने लगता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए हमें हॉट वाटर को ऐड ऑन करना पड़ता है, हॉट वाटर डालना पड़ेगा। अब हम क्या कर, हम जा रहे हैं उन मेटल्स के टुवर्ड जो बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव हैं, तो उस केस में हमें स्टीम का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें रिएक्शन को भैया करवाने के लिए थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं और हमें स्टीम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिंक एंड आयरन के केस में हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डन डन, आगे बढ़ते हैं। एसिड से रिएक्ट करवा देते हैं। एसिड के केस में हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, हमने बोला कि भाई हमारा मेटल है, एसिड रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना दी, गुड टू गो है मैम, बहुत अच्छी बात है। आयरन ने भी रिएक्ट कर दिया, चलो स्लो किया, रिएक्शन स्लो हुई है बट हुई है, रिएक्शन स्लो हुई है बट हुई है। कॉपर ने कहा कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट रिएक्ट क्योंकि मैं लेस रिएक्टिव हूं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर आप रिएक्टिविटी देख रहे हो तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस में है। हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव मेटल हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी, इसीलिए यहाँ पे लो रिएक्शन दिख रही है, इनमें आपको रिएक्शन दिख रही है। अब अगर मैं कोई और एसिड ले लूं जैसे कि नाइट्रिक एसिड, तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगी? रिएक्शन तो हो जाती है बेटा, बट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस है इसको पानी में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखना वहां पे पानी में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए जब रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस अगर बात कर रहे हैं हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे HCl या H2SO4 से रिएक्ट करना पड़ेगा।
दो ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं, वो होता है मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया डन। अब देखते हैं आगे की कहानी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भैया ऑक्साइड तो बना दिया मैम आपने, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बन गया, नेचर क्या है? तो अगर मैं बात करती हूँ मेटल की ऑक्साइड का नेचर, तो दो तरह की होती है। एक होती है आपकी यहाँ पे दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है एंड एम्फीटेरिक इन नेचर। एम्फीटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिड की तरह एंड बेस की तरह दोनों की तरह रिएक्ट करती है, बस डिपेंड करेगा सामने से क्या आ रहा है। सामने से अगर एसिड आ रहा है तो मैं कहूंगी मैं बेस हूं, सामने से अगर बेस आ रहा तो मैं कहूंगी मैं एसिड हूं, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मेटल की ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो उनका नेचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके बेसिक और आपके पास होते हैं आपके एम्फीटेरिक। एम्फीटेरिक में दो ही चीजें आपके सिलेबस में है, दैट इज जिंक एंड एल्युमिनियम। ठीक है, जिंक एंड एल्युमिनियम ही है आपके सिलेबस में। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एम्फीटेरिक इन नेचर होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के, भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बट कुछ आपके न्यूट्रल इन नेचर भी होते हैं, बहुत लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। हमने बोला कि हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, और मेटल नॉन मेटल में हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि एक के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, दूसरे के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होगा। ये कैटायन एनायन कंबाइन होकर कुछ तो कंपाउंड बनाएंगे, तो वो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? एक मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। और जब ये कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टूवर्ड, हम बोल सकते हैं इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, याद रखना आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि भाई कंडक्टिविटी शो करते हैं बट एक्वा सॉल्यूशन में, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो कंबाइन है, फ्री आयंस नहीं है। जब तक फ्री आयन नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो एक्वा सॉल्यूशन जब होगा देन आपकी कंडक्टिविटी शो होगी, अदरवाइज नहीं शो होगी। अगर सॉलिड स्टेट कहीं पे मेंशन है तो याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं हमारा कोरोजन पार्ट की। कोरोजन क्या होता है बेटा? कोरोजन होता है कि भैया अ प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट विद सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे पास बात करते हैं आयरन की। आयरन रिएक्ट करता है, रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट बनाता है। कोरोजन प्रोसेस ऑफ आयरन, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे बनता है? जब आयरन रिएक्ट करता है सराउंडिंग की ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ, तो रस्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करती हूँ कॉपर की, तो कॉपर में टार्निशिंग बोला जाता है। एंड कॉपर किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन से, एंड बनाना है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, सिर्फ पटीना बोला जाता है, उसका नेचर बेसिक होता है। फिर हम सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर किससे रिएक्ट करता है? H2S से रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड ब्लैक कलर की लेयर बनाता है। तो ये कोरोजन प्रोसेस होते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट, हीरो टॉपिक ऑफ द चैप्टर। भाई आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ, बच्चों को बहुत डर लगता है तुमसे। ये है सबसे डेंजरस टॉपिक, दैट कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, बस कहानी सुन लो। यहाँ पे मेटलर्जी की डिटेल रिएक्शंस आपको कंप्लीट सेशन में मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आप प्रोसेस देख लो, सिर्फ और सिर्फ आप प्रोसेस देख लो। ठीक है, तीन तरह के मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने निकाला अर्थ क्रस्ट से अपना ओर। और क्या होते हैं? जहां पे हमें मेटल ज्यादा क्वांटिटी में कंसंट्रेशन में मिल जाए, पहला। दूसरा, सस्ते तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सके। मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को बाहर निकालना, वो प्रोसेस होता है। तो अगर मेरा प्रोसेस सस्ता हो जाएगा एंड ज्यादा अमाउंट में मेटल मिल जाएगा, मुझे तो यही चाहिए, तो हम और उसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट मेटल्स के। अब जब डिफरेंट मेटल हमने ओर्स निकाल लिए, तब और तो भाई ऐसे आए ना, वो पाउडर फॉर्म में थोड़ी आए। तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्राइंडिंग, हम उसको पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं। ग्राइंड करने के बाद अब उससे हम थोड़े से इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, राइट। एनरिचमेंट ऑफ ओर बोला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? उसमें क्या होता है? गैंगोई पार्टिकल होते हैं, गैंग्स पार्टिकल, गैंगोई पार्टिकल, कुछ भी बोल सकते हो आप। सैंड होता है, इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। जब ये रिमूव हो जाता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं, दैट इज अब जो हमारे पास ओर है वो क्या है?
कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है। अब जो कंसंट्रेटेड ओर है उसके बाद की कहानी डिपेंड करती है कि किस टाइप से हमें ओर प्रेजेंट है एंड किस मतलब बोल सकते हैं कौन सी रिएक्टिविटी कैसी है मेटल की जिसका ओर हमारे पास है। अगर मैं बोल रही हूँ हाईली रिएक्टिव मेटल है तो हाईली रिएक्टिव मेटल में हमने कहा भैया ठीक है ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएगा, आगे का हम देखते हैं। हमें क्या चाहिए, जो भी ओर है वो ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाए। इन केस हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट वुड बी द थर्ड स्टेप। अगर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो हमें एक स्टेप ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इस्तेमाल करेंगे, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर आपका कार्बोनेट ओर। अगर हमारे पास जो ओर है वो कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर हमारे पास ओर सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसको रोस्टिंग करते हैं। हम उसकी क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। अब कैल्सिनेशन क्या होती है, हीट ही है, गर्म ही कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। रोस्टिंग में ऑक्सीजन डालते हैं, प्रेजेंस में डालते हैं और फिर हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब इस स्टेप के बाद से हमारे पास जो भी ओर है वो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब तीनों ही, चाहे वो हाईली रिएक्टिव हो, लो रिएक्टिव हो, मॉडरेटली रिएक्टिव हो, अब सबके पास हमें ऑक्साइड प्रेजेंट है सबका। अब आगे का प्रोसेस आएगा कि ऑक्साइड का करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन भैया निकल जाएगा हमारा और हमारे पास मेटल आ जाएगा। हमें यही चाहिए, यही करना है हमें। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए, उसका ऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे पास ओर का, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेक्निकली हमारा क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे हमारा इस्तेमाल हो रहा है दैट इज, हम रिडक्शन के लिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल, जैसे कि कोक से कार्बन या अल्युमिनियम, जो हाईली थोड़े ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उनको इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे वो डिस्प्लेस करके वहां पे हमें दे देंगे हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जो लो रिएक्टिव हमारे पास ऑक्साइड मिलेंगे, मतलब ओर का मेटल मिलेगा, क्या बोल रही हूँ मैं, मेटल का ओर मिलेगा, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, इसको हीट करके डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी हाईली रिएक्टिव के लिए। मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, और लेस रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट हीट करके हम लोग सिंपल सा रिडक्शन कर देंगे। अब रिडक्शन करके हमें मेटल तो मिल गया, बट इसका प्योरिफिकेशन बचा है, मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस। तो रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ एक रिफाइनिंग प्रोसेस है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आपके पास कॉपर का एग्जांपल आपको देना है, कुछ नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक मोटी इलेक्ट्रोड जो होगी इम्प्योर मेटल की, एक पतली इलेक्ट्रोड होगी जो कि होगी प्योर मेटल की। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो भैया इम्प्योर मेटल की जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो ब्रेक डाउन होगी, टूटेगी एंड उस पर जाके डिपॉजिट होगी। थोड़े टाइम के बाद जो मोटी इलेक्ट्रोड थी वो पतली हो जाएगी एंड पतली इलेक्ट्रोड मोटी हो जाएगी, मतलब प्योर मेटल की जो इलेक्ट्रोड है वो मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें डिपॉजिट हो गया है प्योर मेटल। और यहाँ पे हमें मिलेगा एनोड मड। एनोड मड जो होगा बेटा, ये इंप्योरिटीज होंगी, बट इसमें हम बोल सकते हैं हाईली वैल्यूएबल मेटल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फिर इसी के साथ फाइनली मेटल्स एंड नॉन मेटल के सारे हाइलाइट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्टोरी है, सब बता दिया है। हाँ, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस अभी नहीं आपने पढ़ी हैं, वो आप पढ़ सकते हो, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर टॉपिक को, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आप जाके देख सकते हो। वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट की, आपको बेसिकली बोलेंगे यहाँ पे डिटेलिंग नहीं बताई गई है, मैंने ओवरव्यू बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है। डिटेलिंग मतलब रिएक्शन लिख रहे हैं ऑल, वो आपको वहां मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसको प्लीज एक बार देख लेना, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, आपको डिटेल पढ़ने के लिए नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सब कुछ क्लियर है, एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस।